चलो। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की, T1 एंड T2। T1 को जो काम करना है वो एक बी के अकाउंट में से $50 माइनस करके ए के अकाउंट में ऐड कर देने हैं, और जो ट्रांजेक्शन T2 है वो सिंपली इन दोनों के सम को डिस्प्ले करा रही है। एंड सम को डिस्प्ले कराने का पर्पस कंसिस्टेंसी को ही एक तरह से हम चेक कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा था कि अभी तक हम लोग सिर्फ रीड राइट ऑपरेशंस या अर्थमेटिक ऑपरेशंस ही देख रहे थे ट्रांजैक्शन के बीच में, बट अगर हम ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लॉक से रिलेटेड भी कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। तो यही हम यहाँ पर कंकरेंसी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो अब हम ज़रा ध्यान से देखें, ट्रांजैक्शन T1 की अगर बात करें तो इसको B से $50 ए के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो यहाँ पर इसको -50 करना होगा, यहाँ पर इसको +50 करना होगा। तो ये तीन जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ट्रांजैक्शन T1 है वो बी डेटा आइटम पर रीड और राइट दोनों परफॉर्म करेगी। सो दैट्स वाई यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन T1 ने बी डेटा आइटम के लिए एक्सक्लूसिव लॉक लिया है। एक्सक्लूसिव लॉक लेने के बाद ये रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर सकती है, और जैसे इसने राइट कर दिया यानी कि बी की वैल्यू लोकल बफर में चेंज कर दी, 150 कर दी, तो इसके बाद इसने ये जो लॉक है वो अनलॉक कर दिया है। यानी कि इसके बाद भाई किसी और ट्रांजैक्शन को अगर बी डेटा आइटम पर काम करना है, एक्सेस करना है, तो वो उसको यूज कर सकती है। लेकिन अगर ये अनलॉक नहीं करती ट्रांजैक्शन T1, तब तक कोई और बी को रीड के लिए भी यूज नहीं कर सकता था। एंड आफ्टर दैट इफ यू विल सी, ट्रांजैक्शन T1 ने ए की वैल्यू में चेंजेस करने हैं, तो फिर से इसने लॉक एक्वायर किया है, एक्सक्लूसिव लॉक ही, नाउ दिस टाइम ऑन डेटाबेस आइटम ए, एंड इट हैज अपडेटेड द वैल्यू ऑफ ए ऑल्सो। तो ये रीड भी करेगी पहले ए की वैल्यू, और फिर उस पर राइट भी करेगी। तो जब ये राइट कर देगी तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी वैल्यू भी 150, और 150 होते ही ये इसको कर रही है अनलॉक। यानी कि अब भाई डेटाबेस आइटम को कोई भी ट्रांजैक्शन एक्सेस कर ले तो वो बड़ी इजीली कर सकती है। तो कंसिस्टेंसी डेफिनेटली है यहाँ पर, बिकॉज एक ही ट्रांजैक्शन चली है और हर ट्रांजैक्शन अपने आप में कंसिस्टेंट होती है। यहाँ पर सम 300 है, यहाँ पर भी 300 है, दैट इज ओके। तो आई होप यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, यही स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम जरा ट्रांजैक्शन T2 की तरफ चले। ट्रांजैक्शन T2 का काम सिर्फ डेटाबेस की वैल्यूज को रीड करना है, और रीड करके इसका सम डिस्प्ले कराने का है। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखो, तो ट्रांजैक्शन T2 ने सिर्फ रीड परफॉर्म करना था, तो इसने एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लिया, इसने सिर्फ शेयर्ड लॉक लिया है डेटाबेस आइटम ए पर। तो जैसे ही हम सपोज मानते हैं कि ये कॉमिट हो गई होगी, तो कमिट होने के बाद ये डेटाबेस में वैल्यू चेंजेस कर देगी। तो उसके बाद भी रीड ऑफ ए जब ये करेगी तो ये 150 यहाँ पर रीड हो जाएगा। उसके बाद इसका काम सिर्फ रीड करने का ही था, इसने चेंजेस नहीं करने थे। उसके बाद ये अनलॉक कर रही है, यानी कि ए को रिलीज कर देगी। कोई भी ट्रांजैक्शन डेफिनेटली इसको एक्सेस कर सकती है, बट नो डाउट आप जरा ध्यान से देखोगे तो शेयर्ड मोड में तो कोई और ट्रांजैक्शन भी ए को अगर सिर्फ रीड ही करना चाहती थी तब भी कर सकती थी। तो अभी हम सिर्फ T2 की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद T2 ने करनी है बी की वैल्यू को सिर्फ रीड परफॉर्म करना है। तो अगर रीड परफॉर्म करना है तो यहाँ पर इसने डेटाबेस आइटम बी पर भी सिर्फ शेयर्ड लॉक ही लिया है, और जैसे ही इसने इसकी वैल्यू रीड कर ली तो ये 150 रीड करेगी डेटाबेस में से, और उसके बाद इसने बी को भी अनलॉक किया और इसने लास्ट में डिस्प्ले करा दिया इनका सम, जो कि भाई 300 ही आ रहा है। तो अभी तक तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक ठाक प्रिजर्व है। तो आई होप ये यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? सर ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सीरीज में चल रहा है। हाँ, अभी तक तो सीरीज में ही चल रहा है। अभी इसी को हम पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। और ठीक सर है? एक और चीज पूछनी थी सर, ये जो लॉक एक्स है, हाँ सर इसमें हम रीड राइट कुछ भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर हाँ, डेटा आइटम। डेटाबेस आइटम पर। सर और अगर यहाँ पे जहाँ अनलॉक भी है, इससे पहले अगर मैं ए में कुछ चेंजेस चाहता हूँ, यहाँ पे T1 की बात कर रहे हो, T2 की? सर T1। हाँ, T1 में आप बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर जैसे कि यहाँ पे लॉक एक्सक्लूसिव लगा दिया हमने, तो सर हमने रीड करा, उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे और सर राइट कर दिया। सर उसके बाद अगर मैं अनलॉक नहीं करता और ए का कुछ करना चाहूँ, ए डेटा आइटम का, हाँ, सर उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कर सकते हो। ये वाला अनलॉक यहाँ भी आ सकता है कि इसने लास्ट में दोनों डेटाबेस आइटम्स को रिलीज किया, लेकिन उस केस में ये हो जाएगा कि इतने टाइम तक इस बी को कोई और ट्रांजैक्शन नहीं यूज कर पाएगी, जबकि इसका काम आगे बी से कुछ है नहीं। सर रीड भी नहीं कर पाएंगे? रीड भी नहीं कर पाएंगे। रीड भी सिर्फ तब कर पाते अगर ये शेयर्ड लॉक लेके बैठा होता। यस सर। ठीक है, कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स यही बोल रही है, या फिर सिंपल आप कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की कंडीशन याद रखो
कि अगर रीड है तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बाकी भाई अगर x कहीं भी आ गया तो फिर हम कोई वो वाली डेटाबेस आइटम का एक्सेस किसी और को नहीं देने वाले। क्लियर है? यस सर। चलो, तो भाई यहाँ तक अभी आदित्य ने बोला कि ये तो भाई सीरीज लग रही है, तो कि ये सीरीज का शेड्यूल या फिर पहले T1 फॉलोड बाय T2 है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, इसमें हमें ना वन बाय वन स्टेप जाना पड़ेगा, तभी ये ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। डायरेक्टली अगर मैं स्लाइड्स को डिस्कस करूंगा तो यहाँ पर हमारी T1 वैसी गायब है और ये उसको कंसिडर करके कुछ बातें भी बोलता है। चलो, सपोज दैट A contains 100 200 if these two transactions are executed serially। तो अब ये कहता है भी पहले मैं T1 चला दूं उसके बाद T2 चला दूं। तो जैसे हमने यहाँ पर पहले T1 चलाई थी तो ये कंसिस्टेंट थी, 300 ही था, उसके बाद हमने सम डिस्प्ले भी करा लिया। और इवन ये कहता है भी हम पहले T2 चला लें उसके बाद भी T1 चला लें, तो तब भी आप जरा ध्यान से देखोगे जो T2 रीड करेगी वो ए की वैल्यू को 100 और इसकी वैल्यू को 200 ही रीड करेगी, तो ये 300 ही रहेगा। और उसके बाद अगर हम इसको चलाएंगे तो भी जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट ही रहेगा। The transaction T2 will display हमेशा 300 if however these transactions are executed concurrently। तो मेन इशू कहाँ पर आने वाला है? जब तक सीरियल शेड्यूल है तब तक वैसे कोई इशू नहीं है, पहले पूरी T1 चलाओ फिर T2 चला दो, पहले पूरी T2 चला दो फिर T1 चला दो, कभी भी इनकंसिस्टेंसी होने नहीं वाली। ये तो हम अभी तक सीखते आए ही हैं। अब ये कहता है भाई अगर हम इसको कंकरेंटली चलाएं तब देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इवन अभी भी हम लॉक भी यूज कर रहे हैं, उस केस में हमें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने वाली है। सो इन फिगर 18.4 एक इन्होंने शेड्यूल बनाया है और उस केस में ये कहता है भाई ये जो है ना कुछ इनकंसिस्टेंसी की तरफ मुझे ले जाएगा। तो हम यहाँ पर देखो, आपको पता है भी हम ट्रांजैक्शन की खुद की इंस्ट्रक्शंस को आपस में चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि जो पहले ट्रांजैक्शन T1 थी वो यहाँ तक चली, उसके बाद CPU स्विच कर गया, फिर उसके बाद आप देख सकते हो बेसिकली T2 पूरी ही चल गई। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये है तो हमारा पैरेलल शेड्यूल का ही एग्जांपल, बिकॉज यहाँ पर T1 की जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर तब चल रही हैं। तो ये फाइनली कहना क्या चाहता है मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। So if however these transactions are executed concurrently, then schedule 1 which is given in 18.4 is possible। तो ये एक given concurrent schedule है, parallel schedule है। So in this case transaction T2 displays 250 which is incorrect। तो ये कहता है कि अगर मैं इन दोनों ट्रांजैक्शंस को T1 और T2 को अगर कंकरेंटली चलाऊं, एक पैरेलल शेड्यूल बना दूं, अगर कुछ इस तरह का हो, तो भाई यहाँ पर जब ये T2 डिस्प्ले कराएगी ना ये A प्लस B का सम, तो वैसे ओरिजिनली हम मान रहे थे भाई A में 100 है और B में 200 है, तो यहाँ पर तो हमेशा इसका सम 300 ही डिस्प्ले होना चाहिए था। लेकिन इसको हम जरा एक बार रन करके देखते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। तो काम तो वही होना है, सबसे पहले T1 ने करनी है B की वैल्यू में चेंजेस, तो ये लेगा एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक लेते ही इसने रीड किया, उसके बाद माइनस किया और यहाँ पर राइट कर दिया। तो यहाँ जरा ध्यान से देखो B की वैल्यू यहाँ पर तो 50 लेस हो गई, तो ये हो गई 150। और इसके बाद इसने ना अनलॉक भी कर दिया, यानी कि इसने B को रिलीज कर दिया कि कोई मर्जी यूज कर ले, मेरे काम का नहीं है। उसके बाद एक्चुअली में ये फिर से नहीं चली, जो अभी तक हम सीरियल की बात कर रहे थे कि फिर इसने A पर लिया। अब आ गई T2 की बारी और T2 ने कहा कि भाई मुझे करनी है A की वैल्यू रीड। तो जैसे ही ये A की वैल्यू रीड करेगा, डेटाबेस में से करेगा, फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो यहाँ पर इसको मिला 100 और इसने लिया था सिर्फ शेयर्ड लॉक, तो ये तो भाई सिर्फ रीड ही करने वाला है, तो कोई इश्यू नहीं है, रीड करके इसको कर देगा अनलॉक। उसके बाद ये कहता है मुझे B की वैल्यू भी रीड ही करनी है, तो मुझे दे दो तुम शेयर्ड लॉक B वाले वेरिएबल पर। तो ये यहाँ पर अनलॉक कर चुका था, तो डेफिनेटली इसको ये शेयर्ड लॉक यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जब इसकी अभी वैल्यू को रीड करेगा तो बफर में भाई ट्रांजैक्शन T1 ने जो चेंजेस किए थे उसके अकॉर्डिंग B की वैल्यू 150 थी और T2 का काम इसका सम डिस्प्ले कराना था। तो ये कहता भी मेरे अकॉर्डिंग तो A और B का जो सम है वो 250 है, लेकिन जब हम एक्चुअल में चेक करेंगे तो भाई A और B के जो टोटल अमाउंट है सम का वो तो 300 था। तो ये कुछ इस तरह की इनकंसिस्टेंसी की तरफ हमें लेकर जा सकता है अगर हम कर रहे हैं पैरेलल शेड्यूल या कॉन्करेंट शेड्यूल की बात। तो यहाँ पर एक इसने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, मैं कल इसको बड़ी डिटेल में रीड कर रहा था बैठ के पूरी बुक के इस चैप्टर को। So the reason for this mistake is that the transaction T1 unlocked the data item B too early, as a result of which T2 saw an inconsistent state। तो अगर आपको इसका मीनिंग समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कहता है भाई इसने रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म तो कर लिया, लेकिन इसने यहाँ पर ना साथ के साथ B वाले डेटा आइटम पर जो लॉक है वो रिलीज भी कर दिया। तो रिलीज करने से हुआ क्या, ये जो ट्रांजेक्शन T2 थी ये लॉक एक्वायर कर पाई और लॉक एक्वायर करने के बाद ये एक ऐसी वैल्यू को इसने रीड कर ली जो अभी
एक इनकंसिस्टेंट स्टेट की तरफ ले गई। तो मेनली ये कहना क्या चाहता है भाई, ये यही कहना चाहता है कि जब तक ट्रांजैक्शन T1 पूरी नहीं होती ना, तब तक वो अपने जो उसने डेटाबेस आइटम्स पर लॉक एक्वायर किए थे उसको रिलीज ना करे। लेकिन अभी के लिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ऑपरेशंस भी लिखे हुए हैं कि हुआ क्या है, तो यहाँ से आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस चली तो ट्रांजैक्शन T1 ने एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर किया है डेटाबेस आइटम B पर, यहाँ पर ट्रांजैक्शन T2 ने शेयर्ड लॉक एक्वायर किया है डेटाबेस आइटम A पर, यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन T2 ने फिर शेयर्ड लॉक लिया है B पर भी। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया, बिकॉज यहाँ पर अनलॉक हो गया था। अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म ना करती ट्रांजैक्शन T1 या फिर ये यहाँ आता तो भाई ये इसको नहीं मिलने वाला था। तो T2 को बोला जाता कि भाई तू वेट कर, पहले T1 को एक्चुअल में क्या चेंजेस करने हैं, अपडेशन करनी है, उसके बाद तुझे एक्सेस मिलेगी बी की, तो तू फाइनल वैल्यू रीड करियो, इंटरमीडिएट वैल्यू को रीड ना कर। सो आई होप ये क्लियर है सब लोगों को। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड पर भी देखते हैं क्या यहाँ गिवन है। तो स्लाइड कहती है ओके चलो, तो ट्रांजैक्शन T1 का स्टेप्स हमें यहाँ नहीं गिवन है स्लाइड्स में, बट मैंने बुक से आपको बता दिया कि ट्रांजैक्शन T1 का काम B में से 50 माइनस करके A में ऐड करने का था, और ट्रांजैक्शन T2 सिर्फ उन A और B की वैल्यूज को रीड करके डिस्प्ले करा रही है। तो locking as above is not sufficient to guarantee serializability if A and B get updated in between the read of A and B, the displayed sum would be wrong। तो इसने तो सिर्फ एक लाइन बोल दी, एक्चुअल में हो क्या रहा है वही यहाँ पर बताया गया है। तो ये वाला सिनेरियो भी हमारी स्लाइड में नहीं गिवन है, तो इसके बिना अगर मैं सिर्फ ये पढ़ता जाता तो आपको नहीं समझ आना था कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो उसके बाद ये कहता है भाई अगर हम इन दोनों ट्रांजैक्शंस T1 एंड T2 को अगर सीरियली चलाते हैं तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ये हमने एक पहला ही कॉन्करेंट शेड्यूल बनाया। इवन हमने लॉक्स भी यूज किए, और हम कह रहे हैं भाई लॉक हम किस लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम कंकरेंसी कंट्रोल कर पाए, बट अभी भी हमें कंकरेंसी मिल नहीं रही है बिकॉज भाई यहाँ पर इसने अनलॉक कर दिया। तो ये तो एक इशू है, बड़े सारी तरह के इसके हमारे पैरेलल शेड्यूल बन सकते हैं, और डेफिनेटली कुछ केसेस में ये इनकंसिस्टेंसी में लेके जाएगा, और हो सकता है भी कुछ केसेस में ना भी लेकर जाए, तो वो तो हम हमेशा ही सीखते आए हैं। चलो उसके बाद ये क्या कहता है, मैं जरा स्लाइड की तरफ चलता हूँ। तो लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, लॉकिंग प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ऑल द ट्रांजैक्शन। तो भाई जितनी भी ट्रांजैक्शन उस टाइम पर होंगी सभी को ये सेट ऑफ रूल्स मानने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। कब, जब भी उसे कोई लॉक रिक्वेस्ट करना है या फिर उसे कोई लॉक रिलीज करना है। एंड लॉकिंग प्रोटोकॉल्स का फायदा यही है, इट रिस्ट्रिक्ट द सेट ऑफ पॉसिबल शेड्यूल्स। तो भाई कौन सी डेटा आइटम को कौन सी ट्रांजैक्शन कब एक्सेस कर सके, ये हमें ये सेट ऑफ रूल्स बताने वाले हैं। उसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक आता है हमारा वो है टू फेज लॉकिंग का। तो मैं थोड़ा सा यार डिस्कस कर पाऊंगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी 12:50। तो टू फेज लॉकिंग इज द मोस्ट important as well as popular protocol which is used in concurrency control। तो यहाँ पर टू फेज प्रोटोकॉल क्या कहता है, तो चलो हम पहले यहाँ से समझते हैं बिकॉज यहाँ पर आ रही है थोड़ी देर में इसकी स्टोरी। पहले मैं पीपीटी पे ही चलता हूँ। तो ये कहता है दिस प्रोटोकॉल इंश्योर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अगर मैंने ये वाला लॉकिंग प्रोटोकॉल लगा दिया तो पक्का मुझे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स की गारंटी हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम कहेंगे भाई ये हमेशा कंसिस्टेंट भी है। और यहाँ पर हमारे पास टू फेज, दो अलग अलग फेज होते हैं, नाम से पता चल रहा है, जिसको हम शॉर्ट में 2PL बोलते हैं। बड़ा ही फेमस है ये DBMS का टॉपिक 2PL लॉकिंग। सो 2PL मींस टू फेज लॉकिंग। एंड एक है हमारे पास ग्रोइंग फेज और एक है हमारे पास श्रिंकिंग फेज। तो ग्रोइंग फेज में क्या होता है, ये कहता है भाई ट्रांजैक्शन एक ग्रोइंग फेज में सिर्फ लॉक को एक्वायर कर सकती है, रिलीज नहीं कर सकती, यानी कि अनलॉक नहीं कर सकती। और अगर श्रिंकिंग फेज की बात करें तो श्रिंकिंग फेज में जो ट्रांजैक्शन है वो लॉक को सिर्फ रिलीज ही करेगी, वो उस केस में लॉक को एक्वायर नहीं कर सकती। यानी कि जब भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी वो सबसे पहला लॉक एक्वायर करेगी, तो उसका भी ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो गया। तो ये 2PL बोलता है कि उस टाइम पर देखो जितने डेटा आइटम्स पर भी लॉक लेना है अभी ले ले, एक बार तूने कोई भी लॉक अनलॉक कर दिया उसके बाद नया लॉक तुझे एक्वायर करने का चांस नहीं दिया जाएगा। और डेफिनेटली अगर हम कुछ इस तरह का काम करेंगे तो आप सोच ही सकते हो कि ये डेफिनेटली हमें सीरियलाइजेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। तो ये काम होता कैसे है ये मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, मैं आपसे ना बुक के ही 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग से
यहाँ पर गिवन है वो ही डिस्कस करके मैं आज की डिस्कशंस को फिनिश करता हूँ, बिकॉज ये अगर आपको समझ आ जाएगा तभी आप समझोगे कि भाई एक्चुअली में 2 फेज लॉकिंग इससे बेटर कैसे है, या फिर यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आई थी। तो यहाँ तक का मैं आपको बड़ी इजीली सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इन्होंने बड़ी अच्छे इंटरेस्टिंग यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सपोज दैट the unlocking is delayed at the end of transaction T3 corresponds to T1 with unlocking delayed। चलो क्या है यहाँ पर, ओके तो भाई अभी यहाँ पर आदित्य ने क्वेश्चन किया था कि भाई यहाँ पर अनलॉक बी ना हो तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आदित्य, आप देख सकते हो बिल्कुल वही वाला शेड्यूल जो मैंने यहाँ पर किया था, एक छोटा सा टास्क कि मैं इस अनलॉक को पिक करके यहाँ पर ले गया था। मैंने कहा सबसे लास्ट में अनलॉकिंग कर देते, तो यही वाला इन्होंने क्या बना दिया है, एक ट्रांजेक्शन T3 बना दी है जिसमें सारे स्टेप्स बिल्कुल वही हैं। बस यहाँ पर हमने पहले जो T1 हम लिख रहे थे, जैसे ही ट्रांजेक्शन T ने इसको राइट किया था, अपडेट की थी वैल्यू, साथ के साथ ही यहाँ पर अनलॉक कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं भाई हम इसको थोड़ी सी बाद में कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांजेक्शन T3, और उसके बाद क्या क्या गिवन है, चलो कंसिडर द पार्शियल शेड्यूल्स ऑफ फिगर 18.7 फॉर एंड सिंस T3 इज होल्डिंग एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी, T4 इज रिक्वेस्टिंग शेयर्ड लॉक। अच्छा चलो ये तो बाद की स्टोरी है, उससे पहले हम कहाँ पे थे, मैं वहां चलता हूँ एक बार, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। शेड्यूल 1, अच्छा ठीक है, T3 में हो गया ये। तो इसने बोला कि यहाँ पर हमने जो ओरिजिनल हमारी ट्रांजेक्शन T1 थी उसमें हमने सिर्फ B के अनलॉक को थोड़ा सा डिले किया है, और उसी तरह आप ट्रांजेक्शन T4 भी देखोगे तो यहाँ पर भी यही हो रहा था कि जैसे ही ट्रांजेक्शन T2 B को रीड कर रही थी, हाँ मतलब A और B को दोनों को ही रीड करके वो साथ के साथ अनलॉक कर रही थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, दोनों को ही वो अनलॉक सबसे बाद में कर रही है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, हुआ क्या है इन दोनों में? यस सर। चलो ठीक है, तो मैं फाइनली एक बात कंक्लूड करता हूँ यहाँ पर। तो मैं अगर अब इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को देखूं T3 और T4 जो हमें T1 एंड T2 से ही मिली है, मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने T1 वाली सारी ट्रांजेक्शंस एज इट इज ली है, लेकिन उसमें अनलॉक स्टेटमेंट को लिख दिया है बिल्कुल लास्ट में। इसी तरह T2 जो अपना काम कर रही थी, पहले वो क्या कर रही थी, जैसे ही रीड कर रही थी साथ के साथ अनलॉक कर देती थी डेटा आइटम बी के लिए या फिर ए के लिए। लेकिन अब ट्रांजैक्शन T4 में हमने छोटा सा काम किया, हमने अनलॉक वाली सारी इंस्ट्रक्शंस को सबसे लास्ट में लिख दिया। तो भाई मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई है, 2 फेज लॉकिंग क्या होता है। तो मैं जरा ध्यान से देखूं, मैं ये बोल रहा था कि भाई ग्रोइंग फेज या श्रिंकिंग फेज दो अलग अलग फेज होते हैं, और एक बार एक ट्रांजैक्शन अगर ग्रोइंग फेज में है तो वहां पर वो सिर्फ लॉक एक्वायर ही कर सकती है, वहां पर वो लॉक रिलीज नहीं कर सकती। और अगर श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, श्रिंकिंग फेज स्टार्ट कब होगा, जब कोई भी ट्रांजैक्शन पहला अनलॉक परफॉर्म करेगी, तो उसके बाद वो श्रिंकिंग फेज है उस ट्रांजैक्शन का, तब उसको परमिशन नहीं है कोई भी वो नया लॉक एक्वायर कर सके डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो अब मैं वापस आता हूँ लास्ट कंक्लूजन पे। तो मैं जरा अगर T3 को जरा ध्यान से देखूं जो मैंने मॉडिफाइड कर दिया है T1 को, तो यहाँ तक अगर आप देखोगे तो इस ट्रांजैक्शन T3 ने सिर्फ लॉक एक्वायर ही किए हैं। तो ये हो गया है भाई इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का ग्रोइंग फेज। और जैसे ही इसने अनलॉकिंग स्टार्ट की, कोई भी डेटा आइटम को पहले अनलॉक कर दिया, तो ये हो गया है हमारा श्रिंकिंग फेज। तो इसके बाद आप देखोगे पहला अनलॉक आने के बाद इस ट्रांजैक्शन T3 ने कोई भी नया लॉक एक्वायर नहीं किया है, और इससे पहले इसने सिर्फ लॉक एक्स और लॉक एक्स लिया है एक्सक्लूसिव लॉक बी पर और एक्सक्लूसिव लॉक ए पर। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ भाई ये ग्रोइंग फेज है और ये श्रिंकिंग फेज है। तो ये हमारा जो एग्जांपल है ये एक 2 फेज लॉकिंग का ही एग्जांपल है। डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में भी। लास्टली मैं चलता हूँ भाई T4 की तरफ। तो मैं यहाँ पर T2 की भी बात कर रहा था, तो T2 ने भी कुछ ऐसा कर दिया, अपनी दोनों अनलॉक वाली इंस्ट्रक्शंस को सबसे लास्ट में भेज दिया। भाई मैं पहले सारा कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं दोनों डेटाबेस आइटम्स को रिलीज करूंगा, मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है, कोई वेट कर रहा है करता रहे। तो यहाँ पर भी अगर हम जरा ध्यान से देखें तो ये जितना पोर्शन है भाई ये ग्रोइंग फेज है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, और जैसे ही इसने अनलॉकिंग स्टार्ट की ये हो गया इसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट। यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट अनलॉक आता है तो इसके बाद ये ट्रांजेक्शन कोई भी लॉक रिलीज नहीं कर सकती, अनलॉक नहीं कर सकती, और ग्रोइंग फेज में जब तक कोई ट्रांजैक्शन है तो वहां पर कोई भी अनलॉकिंग नहीं हो सकती। तो आई होप यहां तक का क्लियर हो गया होगा लॉक का आइडिया क्या है, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव में डिफरेंस क्या है। और मैंने बिल्कुल हल्का सा स्टार्ट किया है, बुक की हेल्प से ही मैं ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर बहुत कम डेटा गिवन है हमें।
तो इन्होंने और कुछ नहीं किया, ट्रांजैक्शन T1 और T2 की ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस में जो इंस्ट्रक्शन थी इसमें अनलॉक दोनों अनलॉक को सबसे बाद में लिखूंगा, पूरा काम हो जाने के बाद ही मैं डेटाबेस आइटम को रिलीज करूंगा। तो अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो ये बन जाते हैं 2PL के एग्जांपल, जिसको मैं बोल रहा हूँ 2 फेज लॉकिंग। तो इनिशियली ये ट्रांजैक्शन T3 यहाँ तक थी ग्रोइंग फेज में, जैसे ही अनलॉकिंग स्टार्ट हो गई ये पहुंच गई श्रिंकिंग फेज में। ये ट्रांजैक्शन T4 यहाँ तक थी ग्रोइंग फेज में, जैसे ही इसने अनलॉक करना स्टार्ट किया ये पहुंच गई श्रिंकिंग फेज में। कुछ और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ तक का सबको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ 3 या 4 स्लाइड डिस्कस कर पाया हूँ, बट बड़े ही डीप में, बड़े डिटेल में मैंने ये सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस की हैं। तो ग्रोइंग फेज में सिर्फ लॉग ऑब्टेन होगा, रिलीज नहीं हो पाएगा किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, और श्रिंकिंग फेज में सिर्फ रिलीज यानी कि अनलॉकिंग ही पॉसिबल है। जैसे ही एक बार एक ट्रांजेक्शन श्रिंकिंग फेज में पहुंच गई वो भाई लॉक एक्वायर नहीं कर सकती। और जरा सा अगर आप सोच के देखना, अगर आपने प्रीवियस सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझे हैं तो डेफिनेटली ये अगर हम कुछ इस तरह का काम करेंगे तो हमें सीरियलाइजेबिलिटी मिलने की गारंटी पक्का हो जाएगी। तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो वही पूछ सकते हो। सर T1 T2 में ग्रोइंग और